हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं अपने नए सेशन में सबसे पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो ग्रेड 9 की इकोनॉमिक्स बुक है जिसको अभी इस बार आपके लिए इंट्रोड्यूस की गई है, या आप नए 9th में आए हैं तो इस वजह से आपके लिए पहली बार ये बुक है इकोनॉमिक्स की। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये हम करेंगे। ये एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर है। चैप्टर की शुरुआत में जो ओवरव्यू दिया होता है उसका मेन पर्पस होता है आपको ये समझाना कि इस चैप्टर का बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हम इसमें क्या करेंगे। जो पर्पस है यहाँ पर एक स्टोरी बोला गया है ना, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस स्टोरी का पर्पस क्या है कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है उनके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसको किया जा रहा है एक हाइपोथेटिकल गांव क्रिएट करके जिसका नाम है पालमपुर, और उसकी स्टोरी आपको बताई जा रही है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है पालमपुर में, जबकि और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम लघु उद्योग कहते हैं, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये भी यहाँ पर होता है पर थोड़ा सा सीमित मात्रा में होता है जितना ज़्यादा खेती बाड़ी होती है। ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, अब इनको बहुत तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज आप जानते ही हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैन मेड आइटम्स हैं, ह्यूमन एफर्ट है, मनी है। इन सब की ज़रूरत पड़ती है तभी जाके हम कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाते हैं। अब जैसे जैसे हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ेंगे हम जान पाएंगे अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में कि कैसे उनको कंबाइन करके आइदर आपकी कोई डिजायर्ड गुड है या कोई सर्विस है उसको प्रोड्यूस किया जाता है गांव के अंदर। तो ये आपका मेन इससे रिलेटेड चैप्टर है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। पालमपुर जो है एक वेल कनेक्टेड गांव है अपने आस पड़ोस के गांव या कस्बों से। रायगंज जो है एक बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। अब एक ऑल वेदर रोड से जो है ये कनेक्टेड है रायगंज गांव से, और थोड़ा सा और आगे जो उनके नियरेस्ट स्मॉलेस्ट टाउन है शाहपुर, उससे कनेक्टेड है। ऑल वेदर रोड है मीन्स रोड इतनी अच्छी बनी हुई है कि कभी कोई भी कैसा भी मौसम हो रोड खराब नहीं होती। कई तरीके के ट्रांसपोर्ट आपको इस रोड पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो बैलगाड़ी हो, टांगा हो, बोगी हो जिसको बफेलोज जो है वो खींचते हैं, और उनके ऊपर गुड़ लदा होगा या उनके ऊपर कोई और चीज़ें होंगी। इसके अलावा आपको मोटर व्हीकल्स दिख जाएंगे जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, सब जो है इस रोड पर चलते हैं। इस गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं जो अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। 80 लगभग अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिनकी मेजॉरिटी है जमीन की गांव के अंदर। उनके जो घर हैं कुछ काफ़ी बड़े हैं, ईट वगैरह के बने हैं, उनके ऊपर सीमेंट प्लास्टर हो रखा है। जबकि जो एससीज यानी दलित्स हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 1/3 है और वो गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं। उनके मकान काफ़ी छोटे हैं जिसमें कुछ जो हैं वो मिट्टी और जो सरकंडे वगैरह होते हैं उसके बने हुए होते हैं। ज़्यादातर जो घर हैं पालमपुर गांव में उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, मतलब बिजली सबके यहाँ आती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उसके कारण जो खेत हैं उनमें जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल के थ्रू होती है, और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है वो कई तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस में किया जाता है। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जिसे गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर मरीजों का इलाज होता है। तो ये जो आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन पढ़ा इससे ये पता चलता है कि पालमपुर में बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन, स्कूल और हेल्थ सेंटर का, जो कि हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी न किसी जो भी हमारे कंट्री में गांव हैं उनमें ऐसी बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। अब यही चीज़ को इन्होंने कहा है कि आप ये जो फैसिलिटीज़ एक पालमपुर गांव में देख रहे हो, क्या जो आपके आसपास का गांव है वहाँ पर भी ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जो स्टोरी है पालमपुर की, ये एक इमेजिनरी गांव है जो हमें लेके जाएगा अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए गांव के अंदर। इंडिया में जो गांव हैं वहां फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है।
जो और बाकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं उनको कहते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जिसमें आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सब। तो हम लोग जो है दोनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में देखेंगे जब हम कुछ जनरल चीजें जो है वो जान पाएंगे प्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ देखिए, एक आपको दिया हुआ है कि ये जो नैरेटिव है ये पार्टली बेस्ड है उस रिसर्च स्टडी पे जिसे किया था गिलबर्ट एटनी ने, जो कि एक गांव में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहां की जो उनकी रिसर्च है उस पर ये आधारित है। अब आता है पहला, ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोडक्शन का वो कैसे होता है। जो मेन एम है प्रोडक्शन का वो प्रोड्यूस करना है गुड्स और सर्विसेज को जो हम चाहते हैं। इसके लिए जो भी प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें मेन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली जरूरत होती है लैंड और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये हमारी पहली जरूरत है। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो है लेबर, लोग जो उस काम को करेंगे। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स की जरूरत होती है ताकि जरूरी टास्क को वो पूरा कर सके। और एक्टिविटीज जिनमें वर्कर्स की जरूरत होती है कि वो मैनुअल वर्क कर सके। हर वर्कर जो है वो एक तरह से लेबर दे रहा है जो कि जरूरी है प्रोडक्शन के लिए। थर्ड आता है फिजिकल कैपिटल। बहुत तरीके के इनपुट्स की जरूरत है हर स्टेज पर प्रोडक्शन की। अब कौन कौन से ये आइटम्स हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंडर आते हैं? इसमें आता है सबसे पहले टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। टूल्स और मशीन्स जो हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, सिंपल टूल्स से लेकर जैसे कि फार्मर का जो प्लॉ होता है उससे लेकर सोफिस्टिकेटेड मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर्स, ये सब हो सकते हैं। तो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, इनको प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है कई सालों तक और इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा आता है रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड। प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की वैरायटी की जरूरत होती है। अब जैसे जो यार्न यूज किया जाता है वीवर यानी बुनकर के द्वारा, या मिट्टी जो यूज करी जाती है पॉटर, कुम्हार के द्वारा। कुछ पैसा जो है उसकी हमेशा जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन के टाइम में ताकि पेमेंट कर सकें और बाकी ज़रूरी आइटम्स खरीद सकें। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, आप घर में अगर कुछ काम करवाते हो, कारपेंटर को बुलाते हो कि भाई ये बनवाना है, तो होता क्या है, पहले तो कारपेंटर आपको बता देगा आपका इतना बजट होगा, इतना आपका सामान, ये मटेरियल लगेगा। पर बीच बीच में वो क्या करता है, इसका पेमेंट करना है, थोड़े से पैसे दे दीजिए, या ये सामान खत्म हो गया, इसको लाना है। तो उसके लिए हर वक्त आपके हाथ में पैसा भी होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल्स और मनी जो हमारे हाथ में होते हैं, बेसिकली उन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जिसके थ्रू काम जो है वो आगे बढ़ता है। टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के जैसे ये जो है प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं। मतलब जो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स है वो तो कई सालों तक चलेंगी, उनके जैसे नहीं, बल्कि इनका क्या है, जो चीज बननी है उसके लिए जितना पैसा लगना है, जितना मटेरियल लगना है, वो एक बार में बन के खत्म हो जाता है। पर इसके अलावा एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है, आपको ज्ञान होना चाहिए, एक एंटरप्राइज होना चाहिए ताकि साथ में ला सकें आप लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को, और फिर प्रोड्यूस कर पाए जो भी आउटपुट है, चाहे वो आप अपने इस्तेमाल के लिए करना हो या मार्केट में। अब जैसे इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हम दुकान पे गए, वहां सामान देख लिया कि हमें ये बनवाना है, हम ये करेंगे, पर हम बनवाएंगे कहाँ? एक जगह तो होनी चाहिए, हमें जानकारी तो होनी चाहिए। हमने सबको देख लिया, सब चीजें इकट्ठी कर ली, अब जहां हमें बनाएंगे वहीं तो हमारा उसके आउटपुट निकलेगा। तो वो जो है नॉलेज और एंटरप्राइज, इन दोनों को भी साथ लाना होता है। ये होती है फोर्थ रिक्वायरमेंट। तो इसको जो है आज की डेट में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। और हम जो है ह्यूमन कैपिटल के बारे में मैक्सिमम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप ये जो पिक्चर दी है इसको अगर देखो, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है लैंड, लेबर और फिक्स कैपिटल जो कि प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे लेबर्स हैं और मशीन है। हर प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइज होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन सबको कंबाइन करके।
और इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे पालमपुर की, हम ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएंगे फर्स्ट 3 फैक्टर्स जो प्रोडक्शन के हैं उनके बारे में। कन्वीनियंस के लिए हम जो है फिजिकल कैपिटल को कैपिटल से कहते रहेंगे हर बार इस चैप्टर में, बार बार फिजिकल कैपिटल की जगह हम उसको कैपिटल बोलेंगे। अब शुरू करते हैं फार्मिंग से। फार्मिंग जो पालमपुर में होती है, सबसे पहले लैंड जो है वो फिक्स होती है। अब इसका मतलब क्या है? फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर की। 75% लोग जो है पालमपुर में, उनका जो मेन कामकाज है वो पूरी तरह से खेती बाड़ी पर निर्भर है अपनी जीविका के लिए। ये चाहे फार्मर्स हो, चाहे फार्म पर काम करने वाले मजदूर हो, जो इन लोगों की एक तरह से वेल बीइंग है कि वो लोग जो भी खाते कमाते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि फार्म पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे इनका घर चलता है। पर यहाँ पर एक जो बेसिक कंस्ट्रेंट है, मतलब लिमिटेशन है फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में, वो क्या है? जो भी लैंड एरिया है कल्टीवेशन के अंडर वो पूरी तरह से फिक्स्ड है। 1960 में पालमपुर में कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड एरिया का कल्टीवेशन के अंडर। तब से कुछ जो वेस्ट लैंड है गांव के अंदर उसको कल्टीवेटेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया है। वैसे कोई एक्सपेंशन नहीं है लैंड एरिया का, जो था वो वही है, बस थोड़ा सा जो वेस्ट लैंड है उसको और कन्वर्ट कर दिया गया है कल्टीवेबल लैंड में, मतलब खेती बाड़ी के लिए। कोई भी फर्दर स्कोप नहीं है कि फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, नई लैंड जो है वो कल्टीवेशन में लाई जाए, तो कोई भी कहीं स्कोप नहीं है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है लैंड को मेजर करने का, उसे कहते हैं हेक्टेयर। गांव में आप जो है लैंड एरिया को ज़्यादातर देखेंगे लोकल यूनिट्स में डिस्कस करते हैं, जैसे बीघा, गुंठा, इस तरीके से करते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर हुआ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, जिसमें एक साइड 100 मीटर्स की होती है। अब आप सोचो, एरिया जो 1 हेक्टेयर फील्ड का है, आपके अपना जो स्कूल ग्राउंड है उसके एरिया से जरा कंपेयर करके देखो कितना हुआ। अभी यहाँ जो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर हम इसी चीज़ को सॉल्व करें तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना हुआ? यहाँ पर जिसका स्क्वायर उन्होंने बोला है 100 मीटर्स, तो 1 हेक्टेयर मतलब हो गया 100 इंटू 100, इसका मतलब हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं कंपेयर करो स्कूल फील्ड से, तो स्कूल ग्राउंड जो है वो डिपेंड करता है। अगर छोटा स्कूल है तो वहां का जो स्कूल ग्राउंड होगा वो 2000 से 4000 मीटर स्क्वायर होगा, तो लगभग 1 हेक्टेयर जो है वो उससे 2.5 या 5 टाइम्स बड़ा हुआ। अगर मीडियम स्कूल ग्राउंड है 5000 से लेके 8000 मीटर स्क्वायर तक, तो 1 हेक्टेयर लगभग 1.25 या 2 गुना उससे बड़ा हुआ। पर अगर एक बहुत बड़ा स्कूल ग्राउंड है फुटबॉल साइज जितना, तो उसका एरिया लगभग 10,000 ये जो मीटर स्क्वायर दिया है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, बराबर ही हुआ। अगर आप बहुत आसानी से इस चीज़ को याद रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड होती है वो लगभग 1 हेक्टेयर की ही होती है। तो अगर आपका स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है तो 1 हेक्टेयर बराबर आपका जितना स्कूल ग्राउंड है उतना हो गया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया है कि क्या सेम ज़मीन से हम बहुत और ज़्यादा उगा सकते हैं, कोई ऐसा तरीका है? तो जिस तरीके की फसल बोई जाती है या जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है पालमपुर के अंदर, उससे वो रिजेंबल करता है एक ऐसे गांव को जो वेस्टर्न पार्ट में है उत्तर प्रदेश की। सारी ज़मीन कल्टीवेटेड है पालमपुर में, कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी। जिस समय बारिश का मौसम होता है, खरीफ वाला जो टाइम होता है, तो किसान जो है वो ज्वार और बाजरा बोते हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये कैटल फीड की तरह काम आते हैं, भाई जो गाय भैंस है उनके चारे के लिए काम आते हैं। फिर इसके बाद होता है कल्टीवेशन पोटैटो का, जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है। विंटर सीजन जिस टाइम पे राबी की फसल होती है, उस टाइम पे खेतों में जो है गेहूं बोया जाता है। जब वीट जो प्रोड्यूस होती है उससे फार्मर्स जो हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए फैमिली के काफ़ी जो अनाज है गेहूं वो रख लेते हैं, और जो बाकी बचा हुआ वीट होता है वो मार्केट में बेच देते हैं रायगंज के। मतलब जो पैदावार होती है
उसमें वो इतना अपने पास रख लेते हैं कि उनका पूरा घर चल जाए, और फिर उसके बाद जो बहुतायत होती है उसको रायगंज के मार्केट में जाकर बेच देते हैं। तो एक हिस्सा जो लैंड एरिया का पूरी तरह से डिवोटेड होता है शुगर केन को, जिसकी फसल जब कटती है वो साल में एक बार होता है। शुगर केन जो है जब अपनी रॉ फॉर्म में होता है या जैगरी, उसको जो है ट्रेडर्स को बेचा जाता है शाहपुर में। गन्ना बिकता है ना, तभी तो उसका गुड़ बनता है, तो वो जो है ट्रेडर्स को बेचा जाता है। अब मेन रीज़न क्या है कि क्यों फार्मर्स जो हैं एबल हैं, इतनी उनकी वहाँ पर क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी है कि वो 3 अलग अलग तरह के क्रॉप्स एक साल में उगा पाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन का सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड है। सिंचाई जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से होती है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी आ गई थी गांव में पालमपुर के, तो इसका जो मेजर इम्पैक्ट असर पड़ा वो था कि जो इरिगेशन सिस्टम है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले जब पर्शियन व्हील्स यूज करी जाती थी पानी निकालने के लिए कुएं से, या छोटे छोटे जो खेत हैं उनको पानी उनके में डालने के लिए, तो पहले ये यूज होती थी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले ट्यूबवेल्स जो हैं वो जो है सिंचाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा लैंड बहुत एफिशिएंट तरीके से, तो जब कुछ शुरुआत में ट्यूबवेल्स थे उनको गवर्नमेंट ने लगवाया। उसके बाद फार्मर्स ने जो है अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाने शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ, मिड 1970s तक जो पूरा का पूरा कल्टीवेटेड एरिया था 200 हेक्टेयर्स का, वो इरिगेट हो गया। मतलब आप सोचो 200 हेक्टेयर का कल्टीवेशन एरिया है और उसको पूरी सिंचाई जो है बहुत अच्छे से उसमें हो जाती है ट्यूबवेल के माध्यम से। खाली सारे गांव ही नहीं इंडिया में इस तरीके का हाई लेवल रखते हैं इरिगेशन का। जो रिवराइन प्लेन्स हैं, कोस्टल रीजन्स हैं हमारी कंट्री में, वो भी जो है, मतलब ये तो रिवराइन प्लेन्स है कि जहाँ पे मैदानी इलाकों में बहुत अच्छा पानी की अवेलेबिलिटी है। इवन जो कोस्टल रीजन्स हैं कंट्री में वो भी बहुत वेल इरिगेटेड है। जो प्लेट्यू रीजन्स हैं जैसे डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ लो लेवल है इरिगेशन का। तो जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है हमारी कंट्री में उसमें बहुत कम छोड़ दें तो 40% जो है वो आज भी इरिगेटेड है, मतलब वहाँ आज भी सिंचाई होती है। बाकी जो बचे हुए एरियाज हैं वहाँ फार्मिंग जो है पूरी तरह से निर्भर है रेनफॉल पे। अब एक से ज़्यादा क्रॉप को उगाना, एक जो छोटी सी ज़मीन है आपके पास साल के अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। एक साल में आपके अपने ज़मीन के टुकड़े पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का आपके पास जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर। सारे फार्मर्स पालमपुर में एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स वो तो उगाते ही उगाते हैं। कई उसमें ऐसे हैं जो पोटैटो भी उगाते हैं थर्ड क्रॉप की तरह, और ये पिछले 15 से 20 साल से होता चला आ रहा है। अब आप यहाँ देख लीजिए अलग अलग तरीके के क्रॉप्स हैं, आपको सब पता है, वीट, बाजरा, शुगर केन और पोटैटो। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पर आपको डिस्कस करने के लिए एक टेबल दी हुई है 1.1 जो बताती है कि जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है इंडिया में उसके जो यूनिट दिए हुए मिलियन हेक्टेयर्स में दिए हुए हैं। आपको ग्राफ में जो है इस चीज को दिखाना है। क्या ग्राफ बताता है वो आपको क्लास में डिस्कस करना है। अब ये देखिए टेबल 1.1 में आपको कल्टीवेटेड एरिया दिखाया गया है जो इतने सालों से हो रहा है। यहाँ पे 1950 से 51 में 132 मिलियन हेक्टेयर्स, 1990 से 91 186, 2000 से 2001 186, फिर 2010 से 11 198, 2011 से 12 196, 12 से 13 194, 13 से 14 201, 14 से 15 198, 15 to 16 197 और 16 to 17 200। ये आपको कल्टीवेटेड एरिया दिखाया गया है मिलियन हेक्टेयर्स में। पी जो है ये प्रोविजनल डाटा है जो पॉकेट बुक है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की 2020 की, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये वहाँ का डेटा है। अब यहाँ देखिए कल्टीवेटेड एरिया दिया गया है
और यहाँ पे साल दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या ज़रूरी है इंक्रीज करना जो एरिया अंडर इरिगेशन में है, और ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कि हाँ, बहुत ज़रूरी है इरिगेशन का जो एरिया है उसको बढ़ाना। क्यों बढ़ाना ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है, एक स्टेबल फार्मिंग आप इंश्योर कर पाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, फार्मर को सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ जो फूड सिक्योरिटी है वो भी और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो आपने अभी पढ़ा जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं पालमपुर में। अब आपको यहाँ पर टेबल को फिल करना है उस आधार पर जो इन्फॉर्मेशन क्रॉप्स पर आपको दी गई है, या उस आधार पर जो आपके रीजन में क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इस टेबल को ही फिल कर लेते हैं। हम कौन कौन से क्रॉप्स लें? चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं राइस, व्हीट और मेज। अब ये किस किस महीने में बोए जाते हैं? राइस होती है आपकी जून से जुलाई के बीच में, व्हीट अक्टूबर से नवंबर के बीच, और मेज जो है वो भी जून और जुलाई के। अब इनको हार्वेस्ट करने का मंथ कौन सा है? राइस होती है अक्टूबर से नवंबर, व्हीट होती है मार्च से अप्रैल, और मेज है सितंबर से अक्टूबर। अब इनका सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है? राइस का है जनरली रेन, कैनाल्स और ट्यूबवेल्स। व्हीट के लिए ट्यूबवेल्स और कैनाल्स, और मेज क्या आता है? रेन और ट्यूबवेल्स। तो आप जो है अपने हिसाब से जिस भी क्रॉप का चाहें आप उससे इस टेबल को फिल कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा एक तरीका कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है सेम लैंड से, वो किया जा सकता है मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू। एक और मेथड है, वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा हायर प्रोडक्शन हो या पैदावार हो। जो पैदावार होती है वो कैसे मेजर करी जाती है? जैसे फसल जो है वो किसी पीस ऑफ लैंड पे एक सिंगल सीजन में जो उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम पैदावार। मिड 1960s तक जो सीड्स इस्तेमाल होते थे कल्टीवेशन में वो ट्रेडिशनल होते थे और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी। अब ट्रेडिशनल सीड्स जो थे उन्हें कम इरिगेशन की ज़रूरत होती थी, तो किसान जो हैं वो गाय का गोबर है या और जो नेचुरल तौर पे खाद होती है उसका इस्तेमाल करते थे फर्टिलाइजर के रूप में। ये बहुत आसानी से अवेलेबल थी उनके पास और उनको खरीदना भी नहीं पड़ता था। पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं हरित क्रांति, जो कि हुई लेट 1960s में, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन फार्मर को, ताकि वो जो है व्हीट और राइस की जो कल्टीवेशन होती है उसको और बढ़ा सके और उसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल करे, यानी HYV जो है। ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले HYV सीड्स जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उससे, और कहीं ज़्यादा होगी। जो अनाज है एक सिंगल प्लांट पे उसका जो ग्रेन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो नतीजा क्या हुआ? एक ही पीस पे आपको लैंड के आप ज़्यादा क्वांटिटी में जो है फूड ग्रेन्स उगा पाओगे, जैसा पहले पॉसिबल उतना नहीं था। HYV सीड्स जो होते हैं अब उनको चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ताकि वो बेस्ट रिजल्ट्स दे सकें। आप यहाँ देख सकते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स दिए गए हैं जिसमें HYV सीड्स सिखाए जा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब जो है आपको दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब जो हायर यील्ड्स है वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन होना चाहिए
HYV सीड्स का, इरिगेशन का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का, तभी जो है आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। जो किसान थे पंजाब और हरियाणा के या वेस्ट उत्तर प्रदेश के, वो पहले थे जिन्होंने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई किया इंडिया में। जो किसान थे इन रीजन्स में, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगवाए इरिगेशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का फार्मिंग में। कुछ लोग जो है वो फार्म की मशीनरी ले आए, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, और उससे जो प्लोइंग थी और जो हार्वेस्टिंग थी, मतलब कटाई और जो एक आपकी दोबारा से फसल को उगाना, बोना और काटना, सब कुछ जो है बहुत तेज़ी से हो रहा था। उनको जो रिजल्ट मिला वो था बहुत हाई ईल्ड हुई वीट की। पालमपुर में ये जो पैदावार थी वीट की, अब ये ट्रेडिशनल वैरायटी से होती थी और लगभग 1300 kg होती थी पर हेक्टेयर। HYV सीड से यही पैदावार 3200 kg होने लग गई पर हेक्टेयर। बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया प्रोडक्शन में वीट के। अब फार्मर्स के बाद कहते हैं ना, बहुतायत में जो है गेहूं हो गया, जिसको वो मार्केट में बेच सकते थे। अब अगेन यहाँ पे आपको बोला गया है क्या डिफरेंस होता है मल्टीपल क्रॉपिंग में और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, ये पहले आपको बताना है। तो अभी जो हमने पहले पढ़ा है उसमें मेनली क्या बताया गया है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है कि एक ही ज़मीन पर आप जो है एक से ज़्यादा फसल बो पा रहे हैं। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपका क्या आ गया है, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जिसमें आपकी HYV सीड्स वगैरह जो है इनका इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जो आपकी ईल्ड है वो और ज़्यादा कई टाइम्स बढ़ गई। अब यहाँ आपको एक टेबल दी गई है जो बताती है प्रोडक्शन वीट का और पल्सेस का इंडिया के अंदर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, और ये दिया गया है मिलियन टन्स के उसमें आपको दिखाया गया है। ये आपको ग्राफ पे बनाना है। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल रहा दोनों क्रॉप्स के लिए, ये आपको डिस्कस करना है। कौन सी जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फार्मर को जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। अभी आप पढ़ चुके हैं, ऊपर आपने इमेज भी देखी थी कि अगर पैदावार अच्छी चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ जो टेबल दी गई है उसमें प्रोडक्शन दिखाया है पल्सेस और वीट का मिलियन टन्स में। 65-66 का देखें तो पल्सेस 10 मिलियन टन, वीट 10 मिलियन टन। फिर 70-71 में 12, 24, 80-81 में 11, 36। करते करते अगर आप लास्ट में आ जाएं तो 23-24 का देखें तो प्रोडक्शन जो पल्सेस की थी वो 24 मिलियन टन थी 23-24 में पल्सेस की, और वीट की कितनी हो गई थी 113 मिलियन टन। ये जो सोर्स है वो है AS&E डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड इकोनॉमी सर्वे 23-24 की स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है वो आपको दिया गया है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उनमें फार्मर को ज़रूरत होती है ज़्यादा कैश की, जितनी पहले ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा क्यों? बहुत क्लियर आंसर है इसका कि भाई जब आप पहले ट्रेडिशनल मेथड से उगाते थे तो जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप उसकी मदद से उगाते थे। आप गाय भैंस पालते थे, आपके पास गोबर अवेलेबल था, आप ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब आपके पास मॉडर्न मेथड आ गया तो उसके लिए अब आपको सब चीज़ें चाहिए। जो पैदावार के लिए अच्छे वाले सीड्स हैं उनको खरीदना पड़ेगा, फिर पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इसके अलावा और ज़्यादा पैदावार अच्छी हो तो उसके लिए आपको ट्रैक्टर्स हैं, ये सब चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, इसलिए उसमें कैश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब अगेन आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपकी जब भी फील्ड विजिट हो तो आप किसी किसान से बात करिएगा अपने रीजन के, और उनसे पूछिए कि किस तरीके के वो फार्मिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, मॉडर्न, ट्रेडिशनल या मिक्स्ड, और उसके ऊपर एक नोट लिखना है। सोर्सेज क्या है इरिगेशन के, कितना कल्टिवेटेड लैंड जो है वो इरिगेटेड है, बहुत कम, आधा या बहुत सारा या सभी कुछ, कहाँ से फार्मर्स जो हैं अपने इनपुट्स को हासिल करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। अब ये चैप्टर आपका बहुत लंबा है तो इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है कि क्या लैंड सस्टेन करेगी, इसको करते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तो अगर आप हमारे को फर्स्ट चैप्टर से फॉलो कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसमें और क्या बेटर चाहते हैं जो हमारे से छूट गया हो। आपको समझने में अगर अच्छा लग रहा है, आसानी से आ रहा है, तो प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।
हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए हमारे चैनल असा एजुकेशन को। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।